बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो अहम तरीन इत्तलात हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अटैक किया है ईरान की गैस फील्ड पे, पारस जिसका नाम है, बहुत बड़ी गैस फील्ड है। ईरान का बहुत हद तक एनर्जी का इसके ऊपर इन्हिसार है, यानी 80% ईरान को कहा जाता है कि गैस यहाँ से मिलती है। जो बिजली की उनकी पैदावार है उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ से पैदा होता है। तो इसके ऊपर हमला एक पैगाम था, ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खबर आई है कि ये एक ऐसा पैगाम था जो ईरान को बताया गया कि ईरान आबनाए हरमज़ को खोल दे और आबनाए हरमज़ के अंदर जो कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को वो ना करे। लेकिन क्या ईरान ने ये पैगाम वसूल किया? ईरान ने फौरी तौर पे इस मामले के बाद एक सख्त वार्निंग जारी की थी और एक वार्निंग उन्होंने दोबारा जारी की है, यानी एक हमला करने से पहले, एक हमला करने के बाद। देखिए, ईरान ने ये वाला हमला होने से पहले कह दिया था कि अगर हमारी तनसीबात पे अटैक किया जाएगा तो हम खित्ते में बाकी तनसीबात पे भी अटैक करेंगे। फिर फौरी तौर पे उन्होंने रद्दअमल दिया। वो क्या दिया मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उस रद्दअमल के बाद ईरान ने फिर वार्निंग जारी की है। ईरान ने कहा कि अगर अब दोबारा ऐसा किया गया तो अमेरिका से मुंसलिक खित्ते के तमाम तवानाई मराकज़ को राख में बदल दिया जाएगा। ये ईरान ने, वो खुदकुशी पे उतरा हुआ है। एक खुदकुश बम्बार होता है ना, जो अपने आप को भी मार लेता है, सबको मार लेता है। इस पूरी जंग के अंदर जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो शाहिद ड्रोन था, वो भी खुदकुश ड्रोन था। ये लड़ाई खुदकुशी पे है। सबसे पहला बड़ा खुदकुश हमला जो है वो आयतुल्लाह अली खामनाई ने किया कि उन्हें पता था कि वो शहीद कर दिए जाएंगे। उन्हें बताया भी गया, उन्होंने कहा नहीं, मैं जब शहीद हो जाऊंगा फिर मेरी कौम खड़ी हो जाएगी, और वही हुआ। तो ये ईरान, पूरी लड़ाई का जो डिज़ाइन है ईरान का, वो खुदकुशी वाला है। वो कह रहा है ठीक है, आप हमें तबाह करें, हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे और अमेरिका की चौधराहट नहीं रहेगी। अब ये लड़ाई इस अंदाज में हो रही है। ईरान ने किया क्या? इसके बाद ईरान ने पहले ये वार्निंग जारी की कि इलाके खाली किए जाएं जहां जहां पे ऑयल फील्ड्स हैं और जहां जहां पे गैस फील्ड्स हैं। और उसके बाद ईरान ने जवाब के तौर पे जो अटैक किया, जो अब तक इतलात आ रही है, ईरान की जानिब से कन्फर्मेशन आ जाएगी, लेकिन अरब ममालिक कह रहे हैं कि ये ईरान ने किया। कतर में, सऊदी अरब में और यूएई में जो एनर्जी साइट्स हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं और ये शदीद हमले इसराइल के ऊपर भी हो रहे हैं। जबकि अभी वार्निंग जारी की गई ईरान की जानिब से कि इसराइल की जितनी भी रिफाइनरीज हैं या तेल से मुंसलिक, गैस से मुंसलिक जितनी उनकी मकामात हैं वो सारे खाली कर दिए जाएं, क्योंकि अब ईरान वहाँ पे बड़ा हमला कर सकता है। कतर ने बताया कि वहाँ पे रास लाफन जो गैस फील्ड है उसे बड़ा अच्छा खासा नुकसान पहुँचा है ईरानी हमले की वजह से। उन्होंने ईरान के बारे में कहा और इसके बाद कतर ने ईरान का जो सफारती अमला है उन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में कतर को छोड़ने का उन्हें हुक्म जारी कर दिया कि कतर को छोड़ के चले जाएं वहाँ से। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, सख्त किस्म का मजम्मती एक बयान भी कतर ने जारी किया है। यूएई की जो अबू धाबी में हबशान गैस फील्ड है वहाँ पर अटैक हुआ और उससे फिर यूएई ने बंद कर दिया। यूएई ने इसके बारे में बताया कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया है। फिर सऊदी अरब के बकौल उसकी 2 रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किया गया है, लेकिन सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने सऊदी अरब पे जो अटैक किया वो जानबूझ के इस नौयत का था कि सऊदी अरब ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया और इतना नुकसान नहीं हुआ। 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो मलबा गिरा मिसाइलों का नीचे, उसमें 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं। सऊदी अरब ने यह स्टेटमेंट दिया कि ईरान का जो कुछ भरोसा बचा था वो इन हमलों के नतीजे में चला गया। और सऊदी अरब ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अब ये तो आ गया जनाब उनका स्टेटमेंट। और कुछ डेवलपमेंट भी हैं जो ईरान ने किए हैं फौरी तौर पे आज के दिन में, क्योंकि एक डाटा है मेरे पास। उस डाटा को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ आती है कि ईरान ने पहले दिन बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए थे, फिर 1-2 दिन के बाद उन हमलों की शिद्दत में कमी आ गई थी। लेकिन अगर आप जंग का 17वां, 18वां, 19वां दिन आप देखें तो ये लगातार मिसाइलों और ड्रोन की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब अमेरिका ने यह अनाउंस किया कि अब ईरान के हथियार ख़त्म हो रहे हैं या बहुत थोड़े से ड्रोन और मिसाइल रह गए हैं या 8% रह गए हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा तो ईरान ने एकदम एक्सीलेटर पे पाँव रख दिया और अब ईरान जो है वो ड्रोन भी ज़्यादा मार रहा है और मिसाइल भी ज़्यादा मार रहा है। और इस मरतबा उसके ड्रोन और मिसाइल्स निशाने पर इसलिए लग रहे हैं कि खित्ते का जो एक इंटरसेप्शन का निज़ाम था, दिफाई निज़ाम था, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, वो काफ़ी हद तक ईरान ने पहले ही मुतासर कर दिया है। ईरान ने रियाद में, सऊदी अरब का शहर है, वहाँ पे अमरीकी फाइटर जेट्स का जो फ्यूल डिपो है
वो भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा यूएई के अल-मिनहार एयर बेस पर ईरान ने एक और हमला किया है। इसराइल के बिन गवीरियान एयरपोर्ट पर तबाही मचा दी है, वहाँ पे 3 तैयारे भी तबाह होने की इत्तला आई है। तो ये ईरान अपनी जो स्ट्राइक्स है, जो हमले की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाता जा रहा है। और जिस तरह ईरान के ऊपर ज़्यादा हमले होते हैं, उसी तरह ईरान वापस भी ज़्यादा हमले करता है। अब ईरान ने यह कहा कि दोबारा अगर हमारी ऑयल की या गैस की तनसीबात को निशाना बनाया गया तो हम जवाबन बाकी सबकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ये ईरान क्यों कर रहा है? क्योंकि सऊदी अरब देखें, ये कहता है कि हमारी सरजमीन से कोई हमला नहीं हो रहा। यही बात जो है वो बाकी ममालिक भी कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन से अटैक नहीं हो रहा। लेकिन इन मुल्कों के अंदर अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं और अमेरिकन ने इनको इस्तेमाल किया है ईरान के खिलाफ लड़ाई में। जबकि इसराइल जो है वो जितने भी हमले करता है वो इन्हीं ममालिक की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करके करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल जो है वो बहुत घूम फिर के पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आए, वो इन्हीं ममालिक के ऊपर से आता है। यानी अमरीकी तैयारे जो यूके की फ़िज़ाई हदूद से उड़ के जाते हैं लड़ने के लिए, यूरोपियन ममालिक उन्हें अपनी फ़िज़ाई हदूद नहीं दे रहे। जो यूके से अमरीकी तैयारे, जेट तैयारे लड़ने के लिए आते हैं या हमला करने के लिए आते हैं, उन्हें यूरोपीय ममालिक अपनी एयर स्पेस तो नहीं दे रहे। ना स्विट्ज़रलैंड ने दी है, ना बाकी ममालिक दे रहे हैं। स्पेन वैसे ही बहुत खिलाफ हो गया है और फ्रांस ने भी जंग में शामिल ना होने का फ़ैसला किया है। तो जो अमरीकी जेट तैयारे हैं वो एक बहुत लंबा चक्कर लगाते हैं समंदर में और उसके बाद वो फिर गुजरते हैं इटली, स्पेन के पास से फिर आगे इटली आ जाता है, फिर यूनान आ जाता है। इस एरिया में वो अपनी रीफ्यूलिंग करते हैं जो हवा में हो जाती है। रीफ्यूलिंग के बाद वो फिर जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से दाखिल हो जाते हैं इसराइल की हदूद में। इसराइल से आगे उर्दन, सऊदी अरब और फिर इराक। इसके बाद वो जाकर अटैक करते हैं ईरान के ऊपर। तो सऊदी अरब की और इराक की और उर्दन की, इन ममालिक की जो फ़िज़ाई हदूद है और इसराइल की, ये इस्तेमाल होती हैं जब भी ईरान के ऊपर अटैक करना होता है और ये अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय ममालिक अपनी फ़िज़ाई हदूद अमेरिका को नहीं दे रहे। कई ममालिक अपनी फ़िज़ाई हदूद अमेरिका को नहीं दे रहे, लेकिन अरब ममालिक की फ़िज़ाई हदूद अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। वजह यह है कि दिफाई नुक्ता नज़र से इनके कुछ मुआहदे हैं और अमेरिका सऊदी अरब का, यूएई का, कतर का, उर्दन का, इन ममालिक का दिफा भी करता है और इन्होंने आपस में दिफाई मुआहदे किए हुए हैं। बहरहाल इस हमले के बाद, या ये जो हमले हुए हैं इसके बाद काफ़ी कशीदगी है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौरी तौर पर राब्ते भी किए। हमला करने के बाद उन्होंने तुर्की से रब्ता किया, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया, मिस्री वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी टेलीफोनिक बात हुई है। और सऊदी अरब ने फ़ौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई इन हमलों के बाद कि अब करना क्या है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा थे उस मीटिंग में, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा थे, मिस्री वज़ीर ख़ारजा थे और इन्होंने टेलीफोनिक रब्ते भी किए हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ। सऊदी अरब ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान के साथ एक दिफाई हमारा मुआहदा है, अगर ईरान के साथ हम लड़ाई में उतरते हैं तो वो मुआहदा फ़ाल हो जाएगा और पाकिस्तान हमारी तरफ से लड़ेगा और पाकिस्तान के जो एटॉमिक हथियार हैं वो सऊदी तजियाकार हैं, वो ये बात कर रहे थे। और आपको पता है कि वो कोई भी ऐसी बात वहाँ पे नहीं की जा सकती जो सऊदी हुकूमत की मर्ज़ी या मंशा के ख़िलाफ़ हो। वहाँ पे वो बात नहीं हो सकती, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, वो ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने, आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले एक खैर सगाली ट्वीट किया था पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। पाकिस्तान की जानिब से किसी हाई ऑफिशियल ने, किसी बड़े ऑफिशियल ने इस ट्वीट के ऊपर जवाब नहीं दिया। यानी नॉर्मली तो ये होता है ना, जब आपकी तारीफ़ कोई करे तो फिर आप जवाब देते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसके ऊपर जवाब दे सकते थे, वज़ीर इत्तलात इसके ऊपर जवाब दे सकते थे, लेकिन मैंने देखा नहीं, या मेरी नज़र से नहीं गुजरा। किसी की नज़र से गुजरा हो तो वो बता दे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। जब ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया तो पाकिस्तान की जानिब से कोई गर्मजोशी दिखाई नहीं गई। ईरान ने पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स के लिए आबनाए हुर्मुज़ को भी खोल दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बात को इंश्योर किया कि पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया में ज़्यादा ख़बरें ना चलें या ख़बरें चले ही ना। बल्कि ऐसी ख़बरें मैंने सुनी और सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा इसका इजहार किया गया कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कि यह मना किया गया है कि जो पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स हैं वो कहाँ से गुजरते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में रिपोर्टिंग ना की जाए। तो पाकिस्तान को ईरान ने 2 किस्म की फैसिलिटीज़ दी।
एक तो ईरान ने कहा ठीक है जी, हम आपको सस्ता तेल भी देते हैं, आपको जितना चाहिए आप हमसे ले लें। दूसरा, ईरान ने कहा कि ये रास्ता आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप हमारे भाई हैं, आए आप रास्ता इस्तेमाल करें। तीसरा, ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया कि पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल तारीफ़ है और पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, ये भी ईरान ने कहा। तो ये खैर सगाली ट्वीट भी उन्होंने किया। उनकी पूरी कोशिश है कि वो कुछ भी करके पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें और पाकिस्तान को इस लड़ाई में गैर जानिबदार रहने पर मजबूर करें। लेकिन अगर सऊदी अरब या बाकी अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर गए तो डॉलर और पैसा तो वहाँ पे है और अमेरिका भी वहाँ पे है, तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ सकता है। अभी कुछ कंफर्म आप कर नहीं सकते, लेकिन इखलाकी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखने के लिए कोशिश उन्होंने की है ईरान ने। देखिए, अगर पाकिस्तानी इस लड़ाई में उतर जाते हैं तो क्या होगा, बड़ा सख्त रद्देमल आएगा पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ फोर्सेस के अंदर, इदारों के अंदर, हुकूमत के अंदर, बल्कि अवामी सतह पे बड़ा सख्त रद्देमल आएगा। जब इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया था ना और आयतुल्लाह अली खामनई शहीद हो गए थे ईरान में, तो पाकिस्तान में 36 लोग सिर्फ एहतजाज करते हुए शहीद हो गए थे। ये सूरत हाल थी। और अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में उतर जाएगा ईरान के साथ तो ये बिल्कुल भी कोई मकबूल फैसला नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर क्या होगा? पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर ये है कि किसी तरह ये लड़ाई ना हो, ये लड़ाई आगे बढ़े ही ना, ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। और ईरान के पास ऑप्शंस बड़े महदूद होते जा रहे हैं। यानी ईरान ने जो फैसला कर लिया है वो खुदकुशी के लेवल का है कि मारते जाओ, खुद भी मार खाते जाओ। और सब ईरान की पसली पे हैरान हो रहे हैं कि ये ऐसे कैसे मार खा रहा है। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस किस्म का रद्देमल देगा। पहले ईरान जो है वो एक हुक्म था आयतुल्लाह खामनई का कि 3-3 बंदे मुकर्रर करो अपने बाद। अब इतला आ रही है कि 7-7 बंदे उन्होंने मुकर्रर किए हैं अपने बाद कि अगर कोई ऑफिसर मारा जाता है लड़ाई में तो उसकी जगह अगला कौन होगा, उसकी जगह अगला कौन होगा। तो 7-7 बंदे, चाहे वो पॉलिटिकल क़यादत है, चाहे वो फौजी क़यादत है, चाहे कोई और है, उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं कि हंगामी सूरत हाल में क़यादत का फुकदान पैदा नहीं होना चाहिए। पेंटागन ने, नाजरीन ने, 200 अरब डॉलर मजीद मांग लिए हैं ईरान के खिलाफ जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है उसे मुकम्मल करने के लिए 200 अरब डॉलर्स मजीद मांगे हैं पेंटागन ने अमरीकी हुकूमत से। और ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। अब अगर 200 डॉलर और मिलेंगे तो ये जंग तो फिर आगे से आगे जाएगी ना, क्योंकि अब जंग के अंदर पैसा इन्वॉल्व हो गया है। और एक और खबर है, ये अमेरिका में डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, उनका एक स्टेटमेंट है जो बड़ा मकबूल हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान, रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान एटमी हथियार ले जाने वाले जदीद मिसाइल सिस्टम की तैयारी में मसरूफ़ हैं। ये मिसाइल अमरीका तक पहुंच सकते हैं, यानी हम ख़तरे में। अंदाज़ा करें कि अमेरिका के सदर का फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सबसे प्यारा वज़ीर आज़म जिसके साथ वो खेलते भी हैं, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सल्यूट करके दिखाओ, इधर आओ, बोल के दिखाओ, तो वो कितना प्यार करते हैं शहबाज शरीफ से। बिल्कुल एक ऐसा जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने से प्यार करता है। तो वो इतना प्यार करने के बावजूद वो अब भी पाकिस्तान को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। और उनकी बाकायदा डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का ये स्टेटमेंट है। और उनके आसपास दोनों जानिब जो है यूनिफॉर्म्ड उनके ऑफिसर जनरल्स बैठे हुए हैं। वो कह रही पाकिस्तान, रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान एटमी हथियार ले जाने वाले जदीद मिसाइल सिस्टम की तैयारी में मसरूफ़ है। ये पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त एक इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमरीका को जाकर हिट कर सकते हैं। भाई, पाकिस्तान ने तो अभी तक वो मिसाइल नहीं बनाए जो यहाँ से यूरोप तक चले जाएं, तो अमरीका तक कैसे चले जाएंगे? बाकायदा मुशर्रफ दौर के अंदर इस बात का बंदोबस्त किया गया था कि पाकिस्तान अपने मिसाइलों की रेंज कम रखे, इतनी कम रखे कि वो मिसाइल इसराइल तक भी ना पहुंचे। ये बाकायदा बंदोबस्त किया गया था। और पाकिस्तान को कहा गया था आपकी लड़ाई सिर्फ इंडिया के साथ है, आप इस मामले को देखें, आप ज़्यादा दूर लेकर ना जाएं, आपको ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल नहीं बनाने चाहिए, वरना आपके ऊपर पाबंदियाँ लग जाएंगी। पाकिस्तान ने बहुत सारी पाबंदियाँ माजी में देखी भी हैं। बहरहाल, ये अमेरिका की अभी तक पाकिस्तान के ऊपर एतबार की सूरत हाल है। नाज़रीन, अमरीकी जो नेशनल इंटेलिजेंस की यही टीम जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, आपने देखा भी इन्हें अभी, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा जी, पिछले साल जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि पिछले साल जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया था और ये दावा किया गया था अमेरिका की जानिब से कि यूरेनियम की तैयारी के लिए, एटमी सलाहियत हासिल करने के लिए ईरान की जो सलाहियत थी या फैसिलिटी थी उनको तबाह कर दिया गया और अब ईरान ऐसा नहीं कर सकेगा। जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, ईरान ऐसा कर भी नहीं रहा था।
यानी डोनाल्ड ट्रंप का एक और जवाब, जिसकी बुनियाद पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग खड़ी की है कि ईरान मिसाइल बना के तो एटमी हमला करने वाला था और एटमी तजर्बा करने वाला था और वो एटम बम बना रहा था। देखिए, पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ईरान ये नहीं कर पाएगा, हमने तबाह बर्बाद कर दिया। इस साल डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अटैक कर दिया, ये कहकर के वो ये करने वाला था। तो अब जो अमेरिकन इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस की टीम है, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का ये जवाब उन्होंने फारिग कर दिया। नादरीन, इतनी सारी खबरों में एक कुछ थोड़ी सी बेहतर खबर भी है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आर्जी तौर पे जंगबंदी कर ली है। और जो पाकिस्तान एक ऑपरेशन कर रहा था गज़बुल हक, उसके बारे में कहा गया जी आर्जी तौर पे ईद के दिनों में इसे रोक दिया जाएगा। और इसे रोकने के लिए जो दरख्वास्त की थी जिन ममालिक ने, उनमें सऊदी अरब, कतर और तुर्की है। इन्होंने कहा था जी कि आप ये जो गज़बुल हक ऑपरेशन है इसको रोकें ईद के दिनों में, और ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान ने तो रोक दिया, अब इन्हीं ममालिक को दबाव डालकर अमेरिका और इसराइल से भी जंगबंदी करवानी चाहिए। ईरान के लोगों का भी हक है कि वो ईद का त्यौहार मना लें। यूरोपीय यूनियन और दीगर मुल्कों के सफ़ीर और कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान में जो अस्पताल तबाह हुआ मुबैना तौर पे, वो इसका दौरा कर रहे हैं और वहाँ से मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। अब इस पर तहकीकात होना शुरू हो गई हैं कि वाकई वहाँ पे असले का डिपो था या वहाँ पे वाकई इलाज हो रहा था उन लोगों का जो नशे के आदी हैं। पाकिस्तान के DGISPR ने, फ़ौज के तर्जुमान ने, एक इंटरव्यू दिया अहमद मीर साहब को, और उसमें उन्होंने दावा किया कि ये जो नशई लोग होते हैं इन्हीं को खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि वहाँ पे जनाब धमाके बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो वहाँ कोई असले का डिपो भी था। लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि बैनुल अक़वामी इदारे मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, तो इसकी इंक्वायरी हो सकती है और ये चीज़ें और हक़ाइक़ जल्द सामने आ जाएंगे। ये बात चुप ही नहीं रहेगी, क्योंकि अब तक की इतला के मुताबिक जो अफ़गानिस्तान का क्लेम है वो 408 अफराद का है कि इस वाक़े के अंदर वो वहाँ पे जाँ बहक हो गए। लेकिन दूसरी जानिब से जो आज़ाद ज़राए हैं वो भी सैकड़ों में तादाद बता रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बता रहे। तो इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।